हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार। 90% ऑफ द पॉपुलेशन नेक और बैक पेन के समस्या से जूझ रहे हैं। बैड पोस्चर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक पेन एंड नेक पेन। लोगों का एक हिस्सा बन गया है। बड़ा फैक्टर है मोबाइल। आपके स्पाइन पे ऑलमोस्ट 1 to 2 पाउंड का एक्स्ट्रा पुल होता है। सर, स्पोर्ट्स के साथ बैक पेन का क्या कनेक्शन है? क्रिकेटर्स को जब आप ट्विस्ट करके बैटिंग करते हो, बैक पे सडन आप झटका लगता है, जैसे बैक पेन होता है। अब जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनके शोल्डर पे जर्क आता है। आपको कैसे कौन कौन से मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे कंडीशनिंग किया जाए, तो आपको वो जरूरी जानना चाहिए। आजकल फिजियोथेरेपी का भी बहुत लोग सहारा ले रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी इज ए वेरी बिग टर्म। हमेशा एक्सपर्ट का सहारा लेके ही करना चाहिए। और ये पार्टिकुलरली जब आप सर्वाइकल करते हो, नेक का करवाते हो, यदि जर्क लेते हो, कायरोप्रैक्टिस करवाते हो, तो उसमें बहुत ही आप सावधानी बरतो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आप झटका देते हो एक तरफ ना, तो यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी होती है। वो आर्टरी के जो इनर लेयर्स है, वहाँ से ब्लड क्लॉट निकल के आपके ब्रेन में चला जाता है एंड यू मे गेट पैरालिसिस। Hello and welcome to the Health and Happiness podcast viewers presented by Sasta Sundar. Today's topic is a very crucial one. आज हम बात करेंगे नेक और बैक पेन को लेकर, और इसी सब्जेक्ट पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कोलकाता के वन ऑफ द टॉप पेन क्लिनिक्स, डॉक्टर सुधीर पेन रिलीफ क्लिनिक से उनके फाउंडर डॉक्टर सुधीर कुमार। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट वंस अगेन। सो डॉक्टर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ मैं खुद नहीं, हमारे सारे व्यूअर्स एंड आई थिंक 90% ऑफ द पॉपुलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आप हमसे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, नेक और बैक पेन के समस्या से जूझ रहे हैं। तो पहले तो आप बताइए कि नेक और बैक पेन होता क्या है, और इतने सारे लोग आज की डेट में क्यों इस समस्या से जूझ रहे हैं? आपका बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। आज के लाइफस्टाइल में नेक एंड बैक पेन लोगों का एक हिस्सा बन गया है। अभी जो आपने पूछा कि ये नेक और बैक पेन होता क्या है, एक ये ब्रॉड टर्म है। किसी भी तरह का आपको पेन इन द होल स्पाइन, पार्टिकुलरली आपको नेक और बैक पेन में होता है, पूरे स्पाइन यहाँ पे होता है। क्योंकि हम सिर्फ क्यों नेक और बैक पेन की ही बात करते हैं, बिकॉज यही दो पार्ट होता है जो मोस्ट मोबाइल होता है जी। ये जो बीच वाले पार्ट्स होते हैं, थोरेसिक स्पाइन, वो मूवमेंट नहीं होते, इसलिए कभी भी पेन आपको बीच में नहीं होता है। आपको हमेशा मूवमेंट वाले पार्ट में, नेक वाले पार्ट में और बैक वाले पार्ट में होता है। ओके। तो नेक और बैक पेन जो है एक ब्रॉड टर्म है, और इसी में जो स्पॉन्डिलोसिस आप लोग जानते होंगे जी, इसका यही होता है कि स्पॉन्डिलोसिस का मतलब होता है कि किसी भी तरह का डिस्क जो है वो स्लिपेज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्डिलोसिस। जी। यदि उसमें इन्फेक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन होता है। अच्छा। तो ब्रॉड टर्म कहते हैं नेक और बैक पेन। जी हाँ। और स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो उसके एक वेरिएंट होते हैं, एक टाइप होते हैं जी, जो कि इन्फ्लेमेशन होता है। जी। तो पहले हम पोस्चर को लेकर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गए हैं। हम सब बैठ के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मूवमेंट बहुत कम हो गया है, वॉकिंग कम करते हैं, स्टेयर्स कम लेते हैं, ठीक से बैठते नहीं हैं काम करते वक्त, लैपटॉप में काम करते हैं, फोन्स देखते रहते हैं। तो पोस्चर को लेकर आपका क्या मानना है रिगार्डिंग नेक एंड बैक पेन? ये पोस्चर जो है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैड पोस्चर, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक पेन एंड नेक पेन। जी। अभी जो लाइफस्टाइल हो गई है, पहले तो हम ऑफिस में काम करते हैं, अभी एक नई काम का पद्धति आ गया है, वर्क फ्रॉम होम। जी हाँ। दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि हम बहुत ही बैड पोस्चर्स में काम करते हैं। नॉर्मली आपका जो पोस्चर होना चाहिए वो एक स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे इस तरह का एक स्पाइन स्ट्रेट है। आप जब भी बैठे तो काफी इस तरह से स्ट्रेट पोस्चर में बैठे। जब आप ऑफिस में बैठते हैं तो आपका जो टेबल का एज है वो आपके चेस्ट को टच करना चाहिए, जिससे कि आप झुके नहीं। आपको यही देखना है कि किसी भी कारण से हमें बेंडिंग फॉरवर्ड अवॉइड करना है। जब आप बेंडिंग फॉरवर्ड करते हो तो यहाँ से प्रेशर आता है, और ये जो आपके डिस्क होते हैं वो हर्निएट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो आप अपने लाइफस्टाइल में जब भी बैठो, किसी भी चीज में बैठो, चेयर पे बैठो या इसे भी फ्लोर पे बैठो, तो आप स्ट्रेट होके बैठो, 90 डिग्री होना चाहिए आपका फ्लोर से। ओके। सेम आपका जो नेक है, नेक का भी आजकल सबसे जो बड़ा फैक्टर है मोबाइल। जी। हम लोग इतने सारे समय या तो लैपटॉप पे रहते हैं या मोबाइल पे रहते हैं। तो मोबाइल में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आपका जो नेक होता है वो बेंड होता है फॉरवर्ड। तो यहाँ पे यदि आपका हेड रखा हुआ है और जितना ज़्यादा आप इसको बेंड करोगे
उतना ज़्यादा स्पाइन पे प्रेशर आता है, पुल आता है। ये कहा जाता है कि आफ्टर एवरी डिग्री ऑफ दिस बेंडिंग फॉरवर्ड आपके स्पाइन पे ऑलमोस्ट 1 to 2 पाउंड का एक्स्ट्रा पुल होता है विथ एवरी बेंड एवरी 1 डिग्री ऑफ बेंड। इस तरह से पुल होता है। Okay. अब जितना ज़्यादा यदि आप यहाँ से कर रहे हो तो आपका नेक बहुत ज़्यादा बेंड हो रहे हैं और इतना ज़्यादा पुलिंग इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आइडियली आपका होना चाहिए कि हेड के कारण कि आपका जो मोबाइल होना चाहिए इस लेवल में होना चाहिए, आई लेवल पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। आप धीरे धीरे नीचे करते हो तो ये पुल होता है। तो ये जो बैड पोस्चर है और आपके जो लाइफस्टाइल है, मोबाइल और लैपटॉप जो आप दिख रहे हो, दीज आर द मोस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एग्रेवेशन ऑफ नेक और बैक पेन। जी, तो आपका कहना है कि नेक पेन एंड बैक पेन बोथ आर रिलेटेड टू द स्पाइन। तो हमें स्पाइन का ध्यान रखना है पोस्चर को लेकर। हम अक्सर ऐसा सुनते आ रहे हैं, घर पे भी बोला जाता है कि वॉकिंग ज़्यादा करो, कार्स में ट्रैवल कम करो। तो आजकल ई बाइसाइकिल्स भी आ गए हैं जिससे लोग बाइसाइकिल करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी होता है, और कार में एकदम जैसे सीधा बैठे रहते हैं, कार चलाते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, उससे भी मूवमेंट कम होता है। सो इन सब चीज़ों से भी क्या स्पाइन को अफेक्ट हो सकता है, स्पाइन अफेक्ट इन सब चीज़ों से? क्योंकि ये डेफिनेटली है, जब आप ड्राइव करते हो तो आपका पूरा फोकस ड्राइविंग पे होता है। हाँ। आपका फोकस कभी भी पोस्चर पे नहीं होता है। तो आप किस पोस्चर में ड्राइव कर रहे हो, लेफ्ट कभी झुके हो, कभी राइट झुके हुए हो, कभी आगे बेंड किए हुए हो, तो वो सारी प्रोसेस। और लंबा यदि आप ड्राइव करते हो, आप ऐसे भी लाइफस्टाइल में देखोगे कि आपने यदि लॉन्ग ड्राइव किया, 7 घंटे 8 घंटे की ड्राइविंग की, उसके बाद आपका बॉडी अकड़ जाता है, बोलते हो कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, अकड़ जा रहा है। क्या होता है कि आप लंबे समय तक इस जो है आपका जो पोस्चर है, आपका जो डिफॉर्म पोस्चर है, उस पोस्चर में सपोज आप राइट में बेंड करते हो, तो यहाँ पे जो आप ये दिख रहे हो कि ये 2 वर्टिब्रेज होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है सर्वाइकल स्पाइन, जो नेक वाला पार्ट है, ये है थोरेसिक स्पाइन और ये है लंबोसेक्रल स्पाइन। तो ये जब आप आगे झुकते हो या साइड में झुक के करते हो, तो ये जो डिस्क होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर आता है। इधर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, उधर कम प्रेशर आ रहा है। तो इस तरफ क्या होता है, हर्निएट होके आपके इस नर्व्स को प्रेस करता है और आपको पेन होता है। तो आप हमेशा पोस्चर का ध्यान रखें। यदि आपको किसी कारण से लंबा ड्राइव भी करना है तो ऑलवेज आप ब्रेक कर लो, लंबे समय तक आप ड्राइव मत करो। आफ्टर एवरी हाफ एन आवर टू 1 आवर आप उठ जाओ, आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट करो और थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस कर लो, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कर लो और फिर करो। वही आपको ऑफिस में भी करनी चाहिए। यदि ऑफिस में आपका लंबा वर्किंग आवर्स है तो आप हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद अपने चेयर से उठो, थोड़ी सी वॉक कर लो, अपने बैक को पीछे कर लो, बैक एक्सटेंसर वाले एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ऑफिस में भी डे टू डे में आप कर सकते हो। आप वॉल का सपोर्ट लेके पैर को पीछे करके आर्च बैक कर सकते हो। आपको बस देखना है कि सारे एक्सरसाइजेस में आपके बैक पीछे जाने चाहिए। यू शुड आर्च बैक। जी, तो जैसा कि आपने बोला सर कि ऑफिस में भी अगर हम हैं तो एवरी आधा घंटा या 45 मिनट उठकर थोड़ा वॉक कर ले तो थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा, उससे ये बेंड का जो स्ट्रेच है नेक में पड़ता है वो कम होगा। लेकिन आपको पता ही है आजकल जैसे हमारे रूटीन्स हो गए हैं, हमारे लंबे मीटिंग्स रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो हम सीट छोड़ के उठ के हर एक आधे घंटे में वॉक नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई सोचिए 2-3 घंटे तक एट अ स्ट्रेच चेयर में बैठे रहकर काम कर रहा है, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोई ऑल्टरनेटिव टेक्निक हो जिससे कि हेल्प हो सकता है रादर देन जस्ट गेटिंग अप एंड वॉकिंग? यस, इसके लिए आजकल हमारे पास एर्गोनॉमिक चेयर होते हैं। जी हाँ। एर्गोनॉमिक चेयर जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि इस पे दैट टेक्स केयर ऑफ योर स्पाइनल शेप। जी। स्पाइन इज ऑफ एस शेप्ड। एस शेप्ड होता है, ऐसे एक कर्व होता है, फिर ऐसे होता है। ये मॉडल है, ये अच्छे से नहीं बना हुआ है, लेकिन ये नॉर्मली शुड हैव बीन लाइक दिस। ओके। ये एस शेप्ड होता है। तो वो एर्गोनॉमिक चेयर जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर ऐसे ही बना रहता है। बैक के पास वो थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है, कन्वेक्स रहता है, फिर कनकेव रहता है, फिर कन्वेक्स रहता है। तो उससे क्या होता है कि आपके जो सपोर्ट है, बैक सपोर्ट जो है, वो आपके स्पाइन को एस शेप में हमेशा करके रखता है। अच्छा। तो यदि आप नहीं कर पा रहे हो, 3-4 घंटे अभी इन स्ट्रेच आपको बैठना ही पड़ रहा है, तो यू शुड यूज दैट एर्गोनॉमिक चेयर। जी। और फिर भी आप चेयर पे कोशिश करो कि आपके जो पोस्चर है वो इरेक्ट होनी चाहिए। जी। यदि आपके पास वो चेयर नहीं है तो नॉर्मल चेयर में भी आप इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन कर सकते हो। आप नेक को कम से कम जो लैपटॉप से ऊंचा करके लैपटॉप के ऊपर रखो, जिससे कि आपके नेक बहुत ज्यादा बेंड ना हो। बैक को तो आप इसे स्ट्रेट कर सकते हो, लेकिन यदि आपका लैपटॉप नीचे है तो आपको तो नीचे देखना ही पड़ेगा कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो। तो आप अपने टेबल को ऊंचा रखो, जिससे कि आपका जो आई लेवल पे आपका लैपटॉप का वर्किंग स्टेशन हो। तो आई लेवल पे लैपटॉप और फोन का इस्तेमाल करना जरूरी है।
और अर्गोनॉमिक चेयर, ये बहुत अच्छा सजेशन है स्पेशली सारे वर्क प्लेसेस के लिए। तो मेरा अगला सवाल सर आपसे ये रहेगा कि बहुत सारे वर्क प्लेसेस में आपको वुडन चेयर्स भी मिलते हैं। वुडन चेयर्स नेक पेन बैक पेन में हेल्प करता है या फिर इट डजंट हेल्प दैट मच? आपको क्या क्या लगता है? इट्स यूजफुल। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारी पुरानी पद्धति जो होती है, वुडन चेयर हम अपने बचपन के ज़माने से देखते हैं, हमारे दादाजी लोग यूज़ करते हैं। तो आप सिंपल यही रखो कि जो पुराने लेवल में पुरानी चीज़ें हैं वो परफेक्ट है जी। तो उसमें तो अब उसको यदि हम एनालाइज करें कि वो कैसे परफेक्ट होती है, तो हमेशा जब आप जैसे मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है तो मैंने आपको बोलता हूँ कि आपको हार्ड बेड पे सोना चाहिए। आप सुनते हो कि विदाउट आप गद्दे के सोना चाहिए, जी। वहाँ भी हार्ड बेड है। सेम चेयर जो आप वुडन चेयर की बात कर रहे हो वो भी काफ़ी हार्ड होता है। हमारा क्या पोस्चर क्यों खराब होता है, जब आप किसी चेयर पे स्लॉचिंग करते हो तो क्या होता है कि वो आपके बैड पोस्चर को वही शेप ले लेता है। जी बिल्कुल। यदि कुछ ऐसा हो कि वो उसको रेसिस्ट करे, वो ऐसे शेप को नहीं बनने दे, राइट। तो वही होता है जो वुडन चेयर होता है, दैट इज वेरी फर्म। तो जब आप बैड पोस्चर लेते हो ना तो वो आपको प्रेशर डालता है। जी हाँ। दूसरा जो सॉफ्ट वाले होते हैं, सोफा होते हैं, काफी कंफर्टेबल सोफा होते हैं, वो आपके शेप को ले लेते हैं। जी हाँ। आपने टेढ़ा बैठा तो वो टेढ़ा ही शेप ले लिया, इधर बैठा तो वो उधर का ही शेप ले लिया, वो आपको रेसिस्ट नहीं करेगा। जी। तो जब आपको कोई रेसिस्ट करने वाला नहीं होता है तो आप बर्बाद हो जाते हो। जी। तो वही चीज होता है। और कोई पकड़ने वाला हुआ, पिंच करने वाला हुआ, तो दैट इज काइंड ऑफ पिंचिंग। जी हाँ। तो वो पिंच किया तो आप स्ट्रेट हो गए, नहीं तो फिर वो आप कंफर्ट दे रहा है। जी। तो इट्स यूजफुल, इट्स वेरी यूजफुल। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ये जो नेक और बैक पेन है, इसमें भी क्या डिफरेंट स्टेजेस होते हैं? इसमें भी क्या एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन होता है? और अगर है तो वो हमको कैसे पता चलेगा कि एक्यूट है, क्रॉनिक है या फिर नॉर्मल पेन है? यस, ये जो डिफरेंशिएशन आप कहते हो, एक तो सिम्टम के बेसिस पे कह सकते हैं कि एक्यूट पेन होता है। एक्यूट स्लिप डिस्क आप सुने होंगे, जी हाँ। ये बहुत ही यंग लोगों में होता है, प्लेयर्स में होता है, क्रिकेटर्स में होता है, फुटबॉलर्स में होता है। या नॉर्मल भी हम लोग कहते हैं कि सडनली आप झुके, कुछ आपने हैवी उठा लिया, गैस सिलेंडर उठा लिया या बकेट उठा लिया, पानी से भरा हुआ बकेट उठा लिया और कुछ सूटकेस उठा लिया। जी। सडनली आप जा रहे हो एयरपोर्ट पे, सडनली ऐसा कुछ हुआ कि आपने पुल करना पड़ा, तो अचानक वो डिस्क जो होती है, तो जब जर्क लगता है तो ये डिस्क स्लिप कर जाती है और जी। बाहर निकल जाता है। अच्छा। और यंग लोगों में क्या होता है कि जो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो काफ़ी इलास्टिक होती है। जी हाँ। यू कैन जस्ट थिंक लाइक ए दिस जेली बॉल। जी। तो जैसे जेली बॉल पे जर्क लगेगा वो स्लिप कर जाएगा एक तरफ, अच्छा। तो वही एक तरफ स्लिप कर जाता है और वो बाहर निकल के नर्व को दबा देता है। जी। तो ये दैट इज कॉल्ड एक्यूट स्लिप डिस्क, एक्यूट पेन हुआ। ओके। जब वो पोस्चर आपका सही होता है तो फिर वो अपनी जगह पे आ जाता है जी। और आपको पेन से आराम हो जाता है। जी। यही यदि पूरी तरह से अंदर ना जाए तो किसी कारण से वो इसको टच करता है तो ये क्रॉनिक पेन बन जाता है। अच्छा। और तब आपको ये सारी जो बैक पेन के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो लेने पड़ते हैं। तो उसके स्टेजेज होते हैं। जी। उसी तरह हम लोग एमआरआई में हम लोग जी। पेन के डिफरेंट स्टेजेज होते हैं। जी हाँ। कि एक होता है कि ये डिस्क है, यदि थोड़ा सा निकला हुआ है तो हम लोग बोलते हैं डिस्क बल्ज। अच्छा। उससे ज़्यादा हर्ड ये हो जाता है उसके कहते हैं डिस्क हर्निएशन। ओके। उससे ज़्यादा बाहर निकल जाता है उसको कहते हैं हम लोग डिस्क एक्सट्रूजन। अच्छा। तो ये ओके। तीनों डिफरेंट स्टेजेज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी। ओके। ओके। तो सर ये जो तीनों स्टेजेस आपने डिफाइन किए, इसका कोई प्रिवेंटिव मेजर है? कुछ ऐसे स्मॉल स्टेप्स जो हम खुद ले सकते हैं ताकि ये स्लिप डिस्क वगैरह जैसी चीजें हमारे साथ डेली लाइफ में ना हो? यस, देखिए क्या होता है कि कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि यदि आपको इनिशियल लेवल पे स्लिप डिस्क होता है जी। तो आपको फर्स्ट नेक को रेस्ट लेना होता है। जी हाँ। रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं कि इनिशियली हम लोग सर्वाइकल स्पाइन दे देते हैं। सपोज आपका सर्वाइकल स्लिप डिस्क हुआ है तो आपको इनिशियली रेस्ट लेना होता है, तो सर्वाइकल कॉलर हम लोग लगा देते हैं। अब ये जो कॉलर है ये दैट शुड बी टेम्परेरी मेजर्स। जी। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने रेस्ट दिया उसका पेन रिलीफ हो जाता है, जी हाँ। तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगने लगता है। पेशेंट भी चाहता है कि वो लंबे समय तक इसको कंटिन्यू करें क्योंकि जैसे वो मूव करता है उसका पेन बढ़ता है। जी। यहाँ पे डॉक्टर्स भी एक गलती कर बैठते हैं कि जब तक उसका पेन ठीक नहीं होता है, पेशेंट चाहता है कि वो लंबे समय तक लगाए अच्छा। और डॉक्टर भी उसको बंद नहीं करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो 1 वीक 2 वीक 3 वीक से सर्वाइकल कॉलर लेके घूम रहे होते हैं। अच्छा। अब इसका जो ठीक है, पेन तो कम हो गया है लेकिन आपने मूवमेंट को तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जी। दिस नेक इज ऑलवेज सपोज टू मूव इस तरफ। कभी भी आप अपने लाइफस्टाइल में नेक स्थिर नहीं रहता है, कभी राइट कभी लेफ्ट ये होते रहता है। तो जैसे आपने उसका रिस्ट्रिक्शन कर दिया, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो वो स्टिफ हो जाता है। जी। तो ये जो
जॉइंट से सारे स्टिफ हो जाते हैं। जी। और वही जब आप सर्वाइकल कॉलर निकालेंगे तो हम्म। इतना ज़्यादा चक्कर आएगा, इतना ज़्यादा वर्टिगो होगा आपको। अच्छा, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उसको यूज करो रेस्ट के लिए, बट ओनली फॉर 3-4 डेज। टेम्पररी उसके बेसिस। बाद आप ग्रेडेड वे में आप उसको मोबिलाइज करो, उसको मूव करो नेक को। अच्छा तो अच्छा। ये गलती यूजुअली बहुत सारे आप हम्म। देखे होंगे कि बहुत सारे लोग 1 वीक 2 वीक से कॉलर लगा के घूमते रहते हैं। जी, दैट अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट एडवाइजेबल, दैट इज मोर हार्मफुल आप मोर बोल रहे हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन। हैं। जी, तो 3-4 दिन तक फिर भी ठीक ठीक है, है, फिर जब तक वो धीरे पेन धीरे। से, उसके बाद आप उसको मोबिलाइज करो, जी रिहेबिलिटेट करो, जी उससे ठीक होता है। जी। ये दिस इज अगेन अ वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन जो हमें पता चली। अगला सवाल सर जो आपसे ये रहेगा, विच इज़ अगेन वेरी कॉमन, आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स के तरफ से मैं ये सवाल कर रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि हम सब की लाइफ में नर्वस टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है आज के डेट में। कोई भी प्रोफेशन हो उसके लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है। ये हम सुनते आ रहे हैं कि स्ट्रेस से, टेंशन से बैक पेन, नेक पेन ये सब होता है। मैं आज एक मेडिकल प्रोफेशनल से पूछना चाहूंगी, क्या इसका कोई मेडिकल बेसिस है कि एक्चुअली में होता है स्ट्रेस से पेन, या फिर ये जस्ट लोग ऐसे ही बोलते आ रहे हैं, और अगर है तो क्यों होता है स्ट्रेस की Yes, वजह it's से a पेन? very good question and it's very complicated question. One term is called, we commonly use, हम लोग बहुत कॉमन यूज करते हैं अपने मेडिकल प्रोफेशन में, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। ओके ओके। अब द वर्ड आप देखिए, साइको मीन्स ब्रेन एंड सोमेटिक मीन्स बॉडी। जी तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन से बॉडी का सिम्टम्स कोऑर्डिनेट हो रहा है। जी। आइडियली क्या होता है कि जो ब्रेन जो है वो ड्राइवर होता है, सारा कुछ यहीं से डिसाइड होता है। जी हाँ। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपके सिम्टम्स एक्चुअली होते नहीं है, लेकिन ब्रेन को पता चलता है। जी क्या होता है कि जब कोई इसको कैसे आप ये जज कर सकते हो कि कैसे ब्रेन आपका यदि डाइवर्ट कर दो तो चीज़ें, पेन बहुत कम हो जाती है। आप एक जो सोल्जर होते हैं, आर्मी जो होते हैं बॉर्डर पे, जिस समय वो फाइट करते हैं, जैसे पहलगाम का अटैक हुआ, ये हुआ, उस समय जो फाइट कर रहे होते हैं, उस समय उनको गोली भी लग जाती है ना वो सोल्जर को, तो उनको समझ में नहीं आता है, फील नहीं होता है। फील नहीं होता है कितनी गोलियां लग जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है कुछ पेन हो रहा है, क्योंकि उनका एक मिशन होता है, बस उनको जाके अटैक करना है, दुश्मन को मारना है, वो हो जाता है। जी वही सोल्जर जब घर पे आता है और एक छोटा चींटी कट कर लेता है तो जंप कर जाता है, जी। तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो ये जो साइक है, उस समय साइक अलग था, इस समय साइक अलग था। जी। अभी क्या है कि ये बहुत रिलैक्स बैठा हुआ है बंदा, अब उसको थोड़ा सा भी सेंसेशन होता है पेन का तो वो बहुत एबनॉर्मली रिएक्ट कर जाता है। वहां पे क्या था कि उसके मन में वो जा ही नहीं रहा, वो सेंसेशन जा ही नहीं रहा है पेन का, उसका ब्रेन ब्लॉक्ड है। जी तो यही होता है कि जो आपके जो बॉडीली पेन होते हैं, हमेशा कहा जाता है कि फीमेल्स को ज़्यादा, मैं इसको गलत वे में मत लीजिएगा, कि फीमेल्स को ज़्यादा पेन होता है, ज़्यादा पेन बहुत सेंसिटिव होता है, मेल्स को पेन कम होता है। और यूजुअली मैं देखता हूँ कि सारे जो पेन वाले सिम्टम्स होते हैं फीमेल को ज़्यादा होता है। तो आप बताइए क्यों ऐसा होता होगा कि फीमेल, दोनों का शरीर तो सेम है, दोनों को जी। पेन हो रहा है, फीमेल्स को क्यों ज़्यादा हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं? क्या हम ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं इसी वजह से? नहीं, आपका क्या होता है कि आप यदि जो घर में जो रहते हैं, यदि आपका ब्रेन ऑक्यूपाइड नहीं है, जी तो आपकी थोड़ी से जो पेन होंगे वो आप बहुत सीरियसली उसको लोगे, अच्छा। और आपके ज्यादा उसमें चला जाएगा। अगेन रिलेटेड टू साइक आगे जो आप बोल रहे यदि आप जी। ऑफिस आ जाते हो, सिंपल सा देखो, यदि आपको कुछ पेन हो रहा है, लेकिन अभी ऑफिस आना जरूरी है और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, आप पूरे दिन भूल जाओगे कि कुछ पेन हुआ था, शाम को फिर जाओगे तो फिर वही पेन याद आएगा आपको, पूरे दिन आपको याद नहीं आया। तो यही हो जाता है कि वो सेंसिटिविटी होती है वो ब्रेन में, यदि आप किसी कारण से डाइवर्ट कर देते हो उसको, और ये बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे ट्रीटमेंट पे भी बहुत हेल्पफुल होता है। जी दैट इज कॉल्ड हिप्नोसिस। जी हाँ। हिप्नोसिस में आप यही करते हो, आप ब्रेन को बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हो। तो बहुत सारी जो बीमारियां होती है, पेन होता है ना, उसमें आपको हिप्नोसिस का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कैंसर के पेन होते हैं, अच्छा। बहुत सीवियर पेन होता है। जी तो हमारे पास एक पेशेंट्स आया था, आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज इन वन हॉस्पिटल, दिशन हॉस्पिटल, 10 years back. She was suffering for multiple myeloma. ओके मल्टीपल माइलोमा इज ए वेरी क्रॉनिक डिजीज, डेबिलिटेटिंग डिजीज होता है, बोन का कैंसर होता है ओके मल्टीपल माइलोमा, ओके। बहुत पेनफुल होता है। उसमें वो सारा कुछ यूज हो चुका था उस पेशेंट्स का, ऑलरेडी शी हैज टेकन कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ले लिया था, ओपियाइड बहुत ज़्यादा ले रहे थे। ओपियाइड इज ए सबसे पावरफुल दवा होती है उसको पेन कम करने के लिए, आपको इससे मिलता नहीं है, हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है अलग से उसके लिए। तो वो भी ले रही थी, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो जब वो मेरे पास आई
तो शी वाज जस्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग। अब मुझे पता था कि मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी दूंगा, उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैंने इस टेक्निक का सहारा लिया। मैंने उसके ध्यान को डाइवर्ट किया। जी। जब वो आई थी तो रो रही थी कि डॉक्टर कैसे ठीक होगा, एंड शी वाज डूइंग कि शी वाज हैविंग मल्टीपल मायलोमा, कुछ हो नहीं सकता है, उसके मन में ये बैठ गया था। तो तब मैंने उसके स्टोरी बोलने लगा कि आप, अरे आप तो बहुत खूबसूरत हो देखने में, शी वाज ए फीमेल। आप बताओ अपने एजुकेशन के बारे में बताओ, शादी कब हुई थी। मैंने उस समय पूरे डाइवर्ट करके, मैं कुछ सिम्टम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उससे जी। बातें कर रहा हूँ। जी। जितनी देर तक मैं बातें करते रहा, बिल्कुल वो लॉस्ट थे, मतलब कुछ भी नहीं था, उसको पेन वेन कुछ नहीं हुआ। जी। जो रोते हुए आई थी, फिर जब मैं सब कुछ बंद करके फिर से प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगा, फिर शी स्टार्टेड क्राइंग। तो तब मैंने उनके घर वालों को बताया कि अब इस पेन का इलाज यही है कि आप जो चीज़ में इनको इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ इनके साथ बातें करो। जी। ये इनका इलाज है, मैं मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। तो ये है, दिस इज कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी बताई आपने। सर, आप अपने एक्सपीरियंस में आपने बहुत सारे लोगों का नेक और बैक पेन ट्रीट किया है, तो कोई इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे एक्यूट नेक और बैक पेन को लेकर? कोई पेशेंट थे आपके जिनका बहुत एक्यूट पेन था, जिनको आपने ट्रीट किया हो, ऐसी कोई स्टोरी अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ आज शेयर करना चाहें तो? ऐसी अपने 20 ईयर्स के प्रैक्टिस में तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। यू कांट से स्टोरीज, इट्स ए रियल इवेंट। जी, जी हाँ। और ये जो आप इवेंट्स हैं, ये इसका बहुत क्लोज कनेक्शंस है आपके जो आप ट्रीटमेंट लेते हो उससे। मैं एक दो याद कर सकता हूँ आपको। मैं एक बैक का स्टोरी बताता हूँ और एक का नेक का स्टोरी बताता हूँ, जो जी। हमारा अभी आज का टॉपिक है। ये घटना है 1.5 या 2 साल पहले की। एक दिन संडे का दिन था और एक एसबीआई मैनेजर थी मालदा की। जी। तो उसके हस्बैंड का मेरा इलाज चल रहा था पहले, इसका हेडेक के लिए। तो वो चल रहा था, वो ठीक था। तो सडनली उन्होंने संडे को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को अचानक बैक में दर्द हुआ है और वो चल नहीं पा रही है। अच्छा। तो चल नहीं पा रही है, तो मैंने बोला कि और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। संडे था, मेरे सारे चैम्बर्स बंद थे। तो उन्होंने बोला कि सर मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, मालदा से मैं आ रहा हूँ और मैं ऑलरेडी चल चुका हूँ वहाँ से। अच्छा। ये बोला कि अभी आप इतना ज़्यादा पेन है तो आप क्यों नहीं वहीं पे कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो। बोलो कि नहीं, यहाँ पे मेरे को विश्वास नहीं है डॉक्टर पे, मेरे को कलकत्ता आना है, अब आप बताओ कहाँ पे हो। मैंने बोला आज तो मेरे कोई चैम्बर्स खुले हुए नहीं है। बोला सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने घर पे देख लो। तो मैं अरबाना में रहता हूँ, वहाँ पे एक मेडिकल रूम बना हुआ है, वहाँ पे मैंने उसको बुलाया। व्हेन शी केम विथ हियर, वो बिल्कुल शी वाज नॉट एबल टू जस्ट वॉक, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ओके। तो उसके बाद मैंने उसका जब आया तो मैंने देखा कि इससे सीवियर एक्यूट स्लिप डिस्क है। मैंने कुछ पेन किलर्स दिए, इंजेक्शंस दिए, थोड़ा पेन कम हुआ और मैंने एमआरआई करवाया कलकत्ता में। तो एमआरआई में जो उसका दोनों का L5 S1 के बीच का जो गैप होता है, या नॉर्मली उससे हम लोग सीवियरिटी मेजर करते हैं। तो ये जो अच्छा। दोनों हड्डियों के बीच का गैप होता है जी L5 और हाँ। S1 का, जी। नॉर्मली इट इज़ 20 ओके। मिलीमीटर। मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए नॉर्मल इंसान का जिसको 20 कोई पेन मिलीमीटर होता नहीं है। है। जी। यही जब धीरे धीरे करके कम हो जाता है और लेस देन 10 मिलीमीटर हो जाता है, तो बीच की जो नर्व है वो दब जाती है। अच्छा। अच्छा। तो जब मैंने उसका करवाया तो उसका 4 मिलीमीटर निकला, गैप वाज अच्छा। 4 मिलीमीटर, जी। एंड दैट वाज द केस ऑफ सर्जरी। जी। एक्यूट डिस्केक्टमी उनका करना चाहिए था। तो उसने बोला कि, मैंने जब दिखाया मैंने बोला कि इसको सर्जरी करने की ज़रूरत है, लेकिन उसने बोला कि नहीं डॉक्टर, मेरे को आपके ऊपर फेथ है, किसी ने आपका बैक पेन इससे भी ज़्यादा सीरियस था, वो ठीक हो चुका था, मुझे इसका करवाना है। तो मैंने बोला कि देखो ये बहुत सर्जिकल केस है, आप कल को कुछ हो सकता है, तो अब मुझे मत बताना। लेकिन बोला नहीं डॉक्टर, आप इसका इलाज करो, मुझे सर्जरी नहीं करवाना है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है 2-3 जगह सर्जरी फेल हो चुकी है, अच्छा। तो मुझे नहीं करवाना है। मैंने बोला फिर भी कि आप 2-3 डॉक्टर से ओपिनियन ले लो। उसने ही हैज़ टेकन ओपिनियन 4-5 डॉक्टर्स नेक्स्ट डे। पेन कम हो गया था, लेकिन शी वाज ऑलमोस्ट बेड रिडन बाउंड, वो नहीं कर पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। तो फिर वो डॉक्टर को दिखाया, सबने बोला कि नहीं सर्जरी ही सर्जरी करवाना है। लेकिन मैंने बोला कि आई हैव ट्रीटेड दैट पेशेंट, दिस काइंड ऑफ पेशेंट, और आपको मैं ट्राई करता हूँ। जी। बोला डॉक्टर आप ट्राई करो, मैं बिल्कुल रिस्क लेता हूँ। और उस पेशेंट्स का ग्रेजुअली मैंने नॉन सर्जिकल वे में ट्रीटमेंट करना शुरू किया। मैंने मसल रिलैक्सेंट दिया, इंजेक्शंस दिए, और ओवर द पीरियड ग्रेजुअली जब मैंने उनको रिहैबिलिटेट करना शुरू किया, अपने क्लिनिक्स में मैं लाया, वो यहाँ पे रुक गई, और बिलीव मी विद इन 7 to 10 डेज में वो इम्प्रूव करना शुरू कर दी। ओके। ओके। और
उसके बाद ऑलमोस्ट 15 डेज में फिर वो शी वॉज बैक टू द नॉर्मल, और धीरे धीरे करीब 2 to 3 वीक्स में शी वॉज ऑलमोस्ट नॉर्मल। जब मैंने उसका फिर से रिपीट MRI करवाया तो उसका काफ़ी गैप बढ़ गया था, ऑलमोस्ट 6-7 हो गया था। अच्छा। एंड शी वॉज कंफर्टेबल। तो दीज आर द केसेस जिसमें मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं बिना सर्जरी के ठीक कर पाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस जिसमें जो गैप है वो 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर हो गया है, जी तो वो ठीक हो सकता है। जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने कलीग से कि जस्ट ट्राई टू गिव द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट, क्योंकि सर्जरी हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती है, और वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए था। और उसको बोलते हैं फील्ड बैक सिंड्रोम। एक बार आपने अच्छा। सर्जरी कर दी, अच्छा क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके पास लिमिटेशंस हो जाते हैं। जी एक बार आप सर्जरी कर देते हो तो वहाँ पे हमें कुछ एक इम्प्लांट लगाना पड़ता है जी। टू स्ट्रेंथन इट। अच्छा और एक बार जब वहाँ पे मेटल का इम्प्लांट लग जाता है तो आप एक्सरसाइज नहीं करवा सकते हो, स्ट्रेचिंग नहीं करवा सकते हो, जी हाँ। वो एक फिक्स्ड हो जाता है। हम्म। तो ये भी है, जो सर्जरी है इट्स नॉट ए वेरी इजी ऑप्शन, इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन, एज यू सेड इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। जी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज करके कोशिश करो अपने बैक को स्ट्रेंथन करने का, सर्जरी शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। ये तो है आपका बैक पेन के लिए। जी। सर्वाइकल के लिए भी मेरे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ रहा है। 3-4 साल पहले की बात है, एक बहुत बड़े सीनियर बैंक के फाउंडर अच्छा। हमारे पास आए थे, और उनका प्रॉब्लम क्या था कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस थी, और वो जैसे नेक को बेंड करते थे नीचे शूज की लेस टाई करने के लिए, तो उनको चक्कर आ जाता था। अच्छा। तो हमेशा डॉक्टर बोलते थे कि वर्टिगो हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है। इन्होंने सारे, क्योंकि इतने बड़े लोग थे वो, तो सब लोगों से, सारे डॉक्टर से कनेक्ट किया था, ENT स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया था, वर्टिगो स्पेशलिस्ट से, जो कलकत्ता के काफ़ी फेमस वर्टिगो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास भी गए थे, पर उनका ठीक नहीं हो पा रहा था। तो एक बार उन्होंने मेरे को बताया कि डॉक्टर साहब कैसे हो, मैं तो लेस बांध ही नहीं पाता हूँ। तो फिर मैंने उनको बताया कि चलो आप सर, ये वर्टिगो का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनका MRI करवाया कि इट वॉज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। फिर मेडिसिन तो ऑलरेडी वो ले चुके थे, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे क्लिनिक्स में आओ, और उनका एक थेरेपी होती है वस्ती थेरेपी। वस्ती थेरेपी। बस्ती वस्ती BAST। थेरेपी। बस्ती थेरेपी में क्या होता है कि आप यहाँ पे रिंग बना के एक मेडिकेटेड ऑयल देते हो, अच्छा। और साइड के मसल्स को आप मैनिपुलेट करते हो, अच्छा अच्छा। तो वो बड़ा ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। तो फिर वो दिया, मैंने कुछ मेडिसिन दिया, जबकि ऑलरेडी मेडिसिन बहुत सारी वो ले चुके थे। तो क्या हुआ कि पहला दिन उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं आपके सेंटर में रात के 9 बजे से पहले नहीं आ सकता हूँ। तो मैं उनके लिए मैं सेंटर खोल के रखता था, तो 1 आवर के लिए वो आते थे। तो 2-3 दिन आने के बाद वो अचानक आना बंद कर दिए। तो मुझे स्टाफ ने बोला कि सर वो तो आना बंद कर दिए हैं, मुझे लगा कि हो सकता है कि ठीक नहीं हुए हों। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया 1 वीक के बाद कि क्या हो गया सर, आप तो आना आ ही नहीं रहे हो। बोले डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट तो इतना इफेक्टिव था कि मेरा 1-2 दिनों में ही सारा कुछ ठीक हो गया, तो फिर भी आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ों में आपका एक्सरसाइज और जो अल्टरनेटिव मेडिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए सर आपने। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, जैसा आपने अभी हमें बोला कि आपने कुछ टेस्ट करवाए, फिर पता चला कि एक्यूट बैक पेन है एक्सेट्रा, तो अगर कोई आपके पास नेक और बैक पेन को लेकर आता है, सबके लिए सिमिलर टेस्ट रहते हैं या फिर अलग अलग केस के लिए अलग अलग टेस्ट रहते हैं, जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि इनको एक्चुअली नेक और बैक पेन किस वजह से है? हमारे पास से कुछ टेस्ट होते हैं जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि स्पाइन के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। जी। उसके बाद एक सबसे बेसिक टेस्ट पहले एक्सरे होती थी, मुझे ये वेरी क्रूड टेस्ट, बहुत कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि एक्सरे में आपको सिर्फ बोन्स दिखाई देते हैं, और यहाँ पे बोन्स अफेक्टेड नहीं रहता है, बोन्स तो नॉर्मल रहते हैं। ये जो नर्व्स होती है जी वो कंप्रेस होती है। जी तो हाँ। इसको देखने के लिए हमारे पास जो भी टेक्निक्स होती है, MRI होती है, वो MRI का भी एक स्ट्रेंथ होता है। जैसे 0.5 टेस्ला सबसे बेसिक MRI होती है, उसके बाद होता है 1.5 टेस्ला MRI, उसके बाद होता है 3 टेस्ला MRI। तो ये हम लोग 3 टेस्ला MRI प्रेफर करते हैं, जो कलकत्ता में अवेलेबल है, अभी 2-3 सेंटर्स में अवेलेबल है। तो हम लोग वो टेस्ट करते हैं, दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके अलावा एक टेस्ट होती है नर्व कंडक्शन स्टडी, NCB टेस्ट कहते हैं। उसमें भी हम नर्व में करंट मेजर करते हैं कि कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है। जी तो दीज आर द बेसिक टेस्ट लाइक एक्सरे, MRI, NCB, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे कंप्रेशन है और किस लेवल का कंप्रेशन है। जी। सर आप एक्सरसाइज
क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? जैसे कि टेस्ट्स का तो अगर बहुत क्रॉनिक हो गया, एक्यूट हो गया, सह नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि कुछ पेन है, ये वो। आजकल पेन इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ हो गया है। तो आप नेक और स्पेसिफिकली नेक पेन और स्पेसिफिकली बैक पेन के लिए अलग-अलग से कौन-कौन से एक्सरसाइजेस सजेस्ट करेंगे, जो कि रेगुलर किया जा सके? देखिए, आपको एक बेसिक प्रिंसिपल आपको ये याद रखनी होगी कि स्पाइन में आगे झुकना मना होता है, जी। पीछे जाना एडवाइजेबल होता है। अच्छा। मैं आपको एक मॉडल से समझाता हूँ इसमें कि ये जो स्पाइन है, ये स्ट्रेट है आदमी, ये फ्रंट है, ये बैक है। तो आपको आगे झुकना, जब भी आप आगे झुकेंगे गर्दन पे या आगे झुकेंगे बैक पे, तो जी। इससे आपके ये डिस्क पे प्रेशर आता है, वो हर्निएट होके बाहर निकलता है। अच्छा। तो आपको सारे एक्सरसाइजेज में पीछे जाना है। यदि आप जी। खड़े होकर एक्सरसाइज करो तो भी पीछे जाना है, या लेट के करो। मैं आपको एक सुला के दिखाता हूँ, ये वाला जो पोस्चर है, जी। ये आदमी मुंह के बल लेटा हुआ है। हाँ। अब इसमें आपको आगे पीछे जाना है, यहाँ पे अच्छा। बैक अच्छा। के ऊपर। जी हाँ। उसको बोलते जी। हैं हम लोग बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अच्छा। या अच्छा। बैक एक्सटेंसर एक्सरसाइज। ओके। पीछे जाने को एक्सटेंसर बोलते हैं। ओके। तो आपको सारे एक्सरसाइजेज में, तो ये जितने भी योगा पोस्चर्स होते हैं, जिसमें भुजंगासन कहते हैं, जी हाँ। जिसमें आप उल्टा लेट जाते हो, मुख जी। के बल, हाथ यहाँ रखते हो और पीछे जाते हो। जी। तो जी। इसमें बैक भी एक्सटेंड हो रहा है और नेक भी एक्सटेंड हो रहा है। जी हाँ। एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं नौकासन राइट। या धनुरासन कहते हैं, राइट। जिसमें क्या होता है कि आदमी को बोट के जैसे, नाव के जैसे आपको सर भी उठाना रहता है, पैर भी उठाना रहता है। तो सारे एक्सरसाइजेज में आपको बैक पीछे की ओर ले जाना है, सामने फॉरवर्ड बेंडिंग मना है। नहीं करना है। एक दो गलत प्रैक्टिसेस बताया जाता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं कि वो सीधा पीठे बल लेट के वो पैर को फोल्ड करते हैं, जी। जो गलत है। अच्छा। क्योंकि इसमें आप फ्लेक्स कर रहे हो, आगे झुक रहे हो, अच्छा। आप बॉडी को नहीं झुका रहे हो, आप पैर को ऊपर ले जा रहे हो। जी। वो वाली एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी चाहिए। जी। बिल्कुल देखना है कि आपको ये पीछे वाली पोजीशन में जाना है। जी। जी। ये बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो शायद हम अवॉइड भी कर सकते हैं एक्यूट नेक और बैक पेन। ये एक्सरसाइज आप ऑफिस में भी कर सकते हो। जी। सपोज ये तो मैंने घर पे बताया कि आप लेट के कर सकते जी हो, हाँ। ऑफिस में तो आपके पास जगह नहीं होता है लेटने का। हम्म। तो आप खड़े होके भी कर सकते हो। आप एक जगह पे वॉल का सहारा लेके आप नेक को पीछे ले जाएंगे, पैर को पीछे ले जाएंगे। यदि आप दाहिने हाथ से वॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, जी। तो आप बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और नेक को पीछे ले जाएंगे। जी। फिर आप बाएं हाथ से बॉल का सपोर्ट करो और दाहिने पैर को नीचे ले जाओ, जिससे कि इन एनी वे आपको आर्च बैक करना है, आपके जी। बैक को पीछे की तरफ कर्व करना है। जी। इन एनी केस हमें बैक को पीछे की तरफ कर्व करना है, सो दैट हार्मफुल ना हो जाए, आगे की तरफ नहीं झुकना है जितना ज्यादा हो सके। सर, आजकल जो लोग एक्सरसाइज करते भी है रेगुलर बेसिस पे, बहुत लोग आजकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नेक और बैक पेन के लिए हेल्पफुल रहेगा क्या? यस यस। ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि स्ट्रेंथ मतलब है कौन से मसल को स्ट्रेंथन करना है। जी। क्या होता है कि डेफिनेटली आपके जो पोस्चर गलत होते हैं, या आप आगे की ओर झुक जाते हो या साइड वे झुक जाते हो, इसका मतलब है कि कुछ मसल्स जो हैं आपके वो वीक हैं। तो आपको वीक मसल्स को स्ट्रेंथन करना होता है। जी हाँ। तो मैं आपको ये पीछे की ओर दिखाता हूँ। ये जो बैक का ये पीछे का पोर्शन है, ये स्पाइन कहते हैं। जी। तो इसके ये साइड में जो मसल्स होते हैं बैक के, और ये जो होते हैं इरेक्टर स्पाइनी मसल्स कहते हैं, ये यदि वीक हो जाता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। अच्छा। यही समझिए कि इसको एक बीम का काम करता है, पिलर का काम करता है, अच्छा। जो आपको स्ट्रेट रखता है। जी। ये यदि वीक हो जाएगा तो आप आगे की ओर झुक जाओगे। अच्छा। आपका पोस्चर सही नहीं रहेगा। जी। तो इसमें जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है प्लैंक, आप जानते होंगे जी कि बिल्कुल। प्लैंक एक्सरसाइज जो होती है, आप ये एल्बो पे पूरे बॉडी को पैरेलल करके जी। प्लैंक लाइक, जिसको हिंदी में तख्ता बोलते हैं, वो राइट। तख्ते के जैसे आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं भी बेंडिंग नहीं होना चाहिए। जी। तो वो तभी हो पाएगा प्लैंक में, जैसे जब आपका ये जो स्पाइन है, ये मसल्स आपके स्ट्रेट स्ट्रेट रहेंगे, स्टिफ रहेंगे, स्ट्रेंथन रहेंगे, तभी आप वो बेयर कर सकता है। जी हाँ। नहीं तो आप 10 सेकंड से ज़्यादा रख नहीं पाओगे। अच्छा। तो प्लैंक एक्सरसाइज इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। जी। और एक कैट एंड कॉ पोजीशन होते हैं, हाँ। कि आप बिल्कुल आगे की ओर झुकते हो, आप स्पाइन को नीचे ले जाते हो, फिर ऊपर ले जाते हो। जी। तो ये दोनों एक्सरसाइजेज से आपके ये जो स्ट्रेंथनिंग होती है। ग्रेट। और सर, आजकल फिजियोथेरेपी का भी बहुत लोग सहारा ले रहे हैं नेक और बैक पेन के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
यस, फिजियोथेरेपी ही कह सकते हैं कि मेन ट्रीटमेंट है बैक और नेक पेन का। जी। लेकिन फिजियोथेरेपी इज ए वेरी लूज टर्म। जब एज ए डॉक्टर हम सजेस्ट करते हैं फिजियोथेरेपी, तो हमें भी पता नहीं होता है कि इसका मतलब क्या होता है। जी हाँ। और जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम जो भेज रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, नॉलेजेबल नहीं होते हैं। जी। आप अभी देखेंगे कि हर आपको गली में चौराहे में एक फिजियोथेरेपिस्ट बोल के मिल जाएगा आपको। जी हाँ। वो समझते हैं कि उनके पास एक मशीन होती है, इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। बस वो मशीन को थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर मूव कर देते हैं और उसी को फिजियोथेरेपी कहते हैं। जी। यहीं पे वो ये फिजियोथेरेपी वर्ड जो है वो ये हो रहा है, उसका यूज नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो फिजियोथेरेपी इज ए वेरी बिग टर्म। जी। उसके जी हाँ। अंदर में बहुत सारे रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस हैं। जब हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं तो हम ये मीन करते हैं कि उसको बहुत सारे रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजरना है पेशेंट्स को। लेकिन ये जो हम लिखते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है फिजियोथेरेपिस्ट को। जी। और वो क्या करते हैं, इसको बस एक लिमिट कर देते हैं एक छोटी सी मशीन से, हम्म। जिसके कारण वो हेल्पफुल नहीं हो पाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। इट मेक्स ए ग्रुप ऑफ थेरेपीज। फिजियोथेरेपी इज ए ग्रुप ऑफ थेरेपी, जिसमें अच्छा। एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोथेरेपी का, जिसमें हम मशीन का सहारा लेते हैं। जी। कुछ पार्ट होता है मैनुअल थेरेपी का, जिसमें हम स्ट्रेचिंग करते हैं, हाथों से करते। कुछ पार्ट होता है स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज का। कुछ पार्ट होता है योगा का। ये सारे कुछ हम मिक्स करके जो पूरे न्यूरो रिहैबिलिटेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूरोथेरेपी। कुछ पार्ट होता है केरला पंचकर्मा थेरेपी का। जी। यदि सारा कुछ अंडर वन रूफ होलिस्टिक वे में ले, तभी हम इसको फिजियोथेरेपी कह सकते हैं। जी। अदरवाइज फिजियोथेरेपी मीन्स इलेक्ट्रोथेरेपी। लोग जानते हैं कि बस फिजियोथेरेपी का मतलब होता है मशीन लगाना। ये जो कि गलत। अल्ट्रासोनिक वैसा, जो कि गलत है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज यस, थिंग्स। डॉक्टर का सेंस होता है वो पूरी रिहैबिलिटेशन। जी। लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट जिनके पास पेशेंट हम भेज रहे हैं, वो सिर्फ उसी चीज के लिए ट्रेंड होते हैं मशीन के द्वारा। जी। अच्छा। तो इसलिए वो रिलीफ नहीं मिल पाता है। जी। जी। तो फिजियोथेरेपी और काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट ये दोनों अलग चीजें हैं या फिर एक ही चीज है? और करवाना है तो कौन सा करवाएं, काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करवाएं या फिर फिजियोथेरेपी करवाना सही रहेगा? यस, यस, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट टू द टुडेज टाइम। अभी आप जब भी आप सोशल मीडिया पे जाते हो, तो हर आप कुछ रील्स के बाद आपको कुछ कायरोप्रैक्टिक मनोवर्स दिखते हैं। जी हाँ। बहुत ही फेमस होता है, बहुत सारे लोग इसको मार्केट करते हैं। ये एक तरह का, आप नया नहीं कह सकते हो, ये बहुत पुरानी ये पद्धति है ठीक करने की। हमें याद है कि 30 साल 40 साल पहले भी गाँवों में लोग, या अभी सैलून में भी आप जाते हैं तो वो एक झटके देके इलाज करते हैं और क्रैकिंग जी। साउंड निकालते हैं। जो हेड मसाज कर। हाँ, हेड मसाज करते हैं, वो भी करते हैं। उसी का एक मॉडिफाइड टर्म हम लोग बोल रहे हैं अभी, कायरोप्रैक्सिस। ये इससे एक टेम्परेरी रिलीफ। कायरोप्रैक्सिस में होता क्या है कि आपको जो जॉइंट्स का एक हाई एम्पलीट्यूड सडन एक जर्क दिया जाता है, जी। जिससे कि उसके उसके बीच में जो एयर बबल्स होते हैं वो क्रैकलिंग साउंड से बाहर निकलते हैं और आवाज आती है। जी हाँ। इससे आपको थोड़ा सा रिलीफ होता है, क्योंकि वो जो मसल टेंशन वो रिलीफ हो जाती है। तो वो एक टेम्परेरी रिलीफ होता है। लेकिन यदि ये एक्सपर्ट के द्वारा नहीं किया जाए तो इसके डेंजरस परिणाम हो सकते हैं। हमेशा एक्सपर्ट का सहारा लेके ही यस, करना चाहिए। और ये पार्टिकुलरली जब आप सर्वाइकल करते हो, नेक का करवाते हो, यदि जर्क लेते हो, कायरोप्रैक्टिस करवाते हो, तो उसमें बहुत ही आप सावधानी बरतो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप झटका देते हो एक तरफ ना, तो यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी होती है। वो आर्टरी के जो इनर लेयर्स है, वहां से ब्लड क्लॉट निकल के आपके ब्रेन में चला जाता है, एंड यू मे गेट पैरालिसिस। तो तो ये आपको इट्स बहुत वेरी ही इम्पोर्टेंट। यस, बहुत आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। आप किसी भी जो इसके एक्सपर्ट नहीं है उसके पास जाने से आप बचें। बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था सर हमारा। ये तो रहा हमारा सवाल जवाब का सेशन। हम मूव ऑन करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन की तरफ, जो कि है हमारा रैपिड फायर सेशन। इसमें कुछ 5-6 सवाल हैं हमारे पास। मैं आपको 2 वर्ड्स बताऊंगी और आपके मन में जो भी आए रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 वर्ड्स, वो जरूर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला जो 2 वर्ड्स है, पहले 2 वर्ड्स है, वो है ओबेसिटी एंड बैक पेन। यस, ओबेसिटी लीड्स टू बैक पेन। क्योंकि जब हमारे पास वेट बढ़ता है तो वो सिमेट्रिक नहीं हो पाता है, किसी एक तरफ में आपका वेट ज़्यादा हो जाता है। तो सपोज यदि आपके एब्डोमिनल फैट है, ओबेसिटी है राइट साइड में, तो इट विल पुल योर स्पाइन ऑन द राइट साइड, या लेफ्ट साइड में होता है। वो एसिमेट्री जो होती है वेट की, वो दैट लीड्स टू डिस्क, स्लिप डिस्क। सो हमें पहले ओबेसिटी ट्रीट करना है सो दैट बैक पेन ट्रीट हो सके। सर, स्पोर्ट्स के साथ बैक पेन का क्या कनेक्शन है? देखिए, यदि आप फिट हैं, यदि आपके जो जो स्लिप डिस्क प्रॉब्लम या अंडरलाइन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो,
इससे आपको दिक्कत नहीं होती है। हम तो इतने स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, किसी में वो नहीं होती है। लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीके से आप बैक को स्ट्रेंथन नहीं करते हो, आप पोस्चर मेंटेन नहीं करते हो, बैक पे सडन आप झटका लगता है, इस तरह से कंडीशनिंग कहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे सारे स्पोर्ट्स में कंडीशनिंग कैंप होती है, जिसमें आपको बताया जाता है किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को स्ट्रेंथन करते हो, कैसे आप अपने आप को बचाते हो। जैसे मान लीजिए कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, उनके शोल्डर पे जर्क्स आता है, वो बताया जाता है कि आपको कैसे आपको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ। जैसे अब बैक पेन होता है, अब क्रिकेटर्स को जब आप ट्विस्ट करके बैटिंग करते हो, तो आपको कैसे कौन कौन से मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे कंडीशनिंग किया जाए, तो आपको वो जरूरी जानना चाहिए। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स से नाता नहीं रखना है। स्पोर्ट्स इज गुड फॉर योर हेल्थ, करना ही चाहिए, बट एक्सट्रीम इज ऑलवेज हार्मफुल। जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है उसके साथ स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स हमें फिट रखता है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। अगला है डायबिटीज एंड बैक पेन। Yes, diabetes leads to back pain because diabetic neuropathy create करता है, and diabetes leads to degenerative process in the whole body, not only in the joints but whole of the body. So joints में भी हमारे होते जितने बड़े बड़े joints होते हैं, स्पाइन के joints हुए, नी के joints हुए, शोल्डर के, तो उसमें degenerative process स्टार्ट होता है डायबिटीज में, and they leads to joint pain. बैक पेन, ओके। विटामिन डेफिशिएंसी का बैक पेन के साथ क्या कनेक्शन है? Yes, there are few vitamin like vitamin D. आप लोग भी जानते हो कि आप लोग कैप्सूल्स खाते हो विटामिन डी की वीकली। तो विटामिन डी क्या करता है, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, एंड एज वी नो द कैल्शियम हेल्प्स इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन। जी। तो उससे क्या होता है, यदि आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है तो आपको पेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो देयर इज अ डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन दोस टू। तो एक्सपोजर टू सनलाइट इज इम्पोर्टेंट। यस, तो उसके लिए आपको विटामिन डी के लिए सनलाइट एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। आखिरी सवाल है पेल्विक इन्फ्लेमेशन एंड बैक पेन, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? यस, पेल्विक इन्फ्लेमेशन मोस्टली इन फीमेल्स, जब भी हमारे पेल्विक इन्फ्लेमेशन होते हैं उसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PIDs। ये बहुत कॉमन होता है। आप सुनते होंगे कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो होती है पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बैक पेन से परेशान होती है, क्योंकि जो पेल्विस होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेल्विस एरिया होता है और स्पाइन यहीं पे होता है। दे आर क्वाइट अपोज्ड, काफ़ी सटे हुए होते हैं। तो यहाँ का जो पेल्विस का जो भी इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, जो डायरेक्टली इंटर कर जाता है स्पाइन पे, तो ये बहुत ही क्लोजली लिंक्ड होता है। तो ऑल पेल्विक इन्फ्लेमेशंस दे लीड्स टू बैक पेन, क्रॉनिक बैक पेन। जी। That was all our questions. Thank you so much for coming on our podcast, Dr. Sudhir Kumar. It was a very insightful and very informative session. I'm sure viewers के बहुत सारे सवालों के जवाब आज सबको मिल गए हैं. I would like to ask our viewers to please subscribe to Sasta Sundar's YouTube channel. Please download the Sasta Sundar app. You get 100% genuine medicines over there. Do like our video and please share this with all your loved ones. Thank you so much.